हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम अगेन इन दिस वीडियो सेशन। इसमें मैं आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय के इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो या सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, या फिर जो बीईओ का होना है खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, या फिर लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट देख सकते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और आपने ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ये ज़रूर पूछे गए हैं, है ना। तो ये एक रामबाण वीडियो सीरीज़ है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो सीरीज़ अपलोड कर दिया है जो सीटेट 2020 के नाम से पर्यावरण वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जा करके आप इनको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें और इनको हल करने का प्रयास करें। जैसा मैं आपको आंसर बताऊंगा कुछ सेकंड का पॉज दे करके, तब तक आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी में आप कितना अब तक तैयार कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा, पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने वर्गों में बांटा है। तो क्या आपने कभी इस टाइप का प्रश्न देखा है, सुना है? अगर देखा है तो इसका उत्तर आप खुद से टिक करिए। इसकी 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6। तो आई थिंक आपने लगा दिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। इसका सही आंसर है 5। आइए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, ये है लखनऊ ने गुणवत्ता के आधार पर जल को 5 वर्गों में बांटा है। उन 5 वर्गों को देख लीजिए क्या है, कैसे हैं। वर्ग ए में उस जल को रखा गया है जो पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी वर्ग ए में रखा गया है। और वर्ग बी में स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए उपयुक्त जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं और तैराकी के लिए, स्नान के लिए जो जल है उसको वर्ग बी में रखा गया है। उसके बाद वर्ग सी का जो कैटेगरी सी का जो वाटर है वो पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य है। पारंपरिक उपचार का मतलब जैसे कि उबाल करके पीने योग्य है या उसको छान करके, जो भी ट्रेडिशनल जो है उपचार के साधन है उसको प्रयोग करने के बाद उसे हम पी सकते हैं। तो वर्ग सी है ये। वर्ग डी वन्य जीव एवं मछलियों के लिए उपयुक्त जो पानी है उसे वर्ग डी में रखा गया है। और वर्ग ई में सिंचाई के लिए उपयुक्त जो जल है और औद्योगिक शीतलन और कचरा निपटान हेतु जो जल है वो वर्ग ई में रखा गया है। तो कुल यहाँ पे 5 कैटेगरी वाटर की बताई गई हैं जिन्हें आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य पानी किस वर्ग का माना गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर टिक करिए। अभी जस्ट मैंने बताया थोड़ा ऊपर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर है वर्ग सी। वर्ग सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बीओडी द्वारा किस प्रदूषण की जांच की जाती है? बीओडी है क्या? बायो ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन मांग इसको कहते हैं। नदी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या सभी के लिए जांच का साधन है। तो आप अगर आपने पढ़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो आई थिंक आप सही आंसर लगाएंगे। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसके भी बैकग्राउंड में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। देखिए, यहाँ मैंने ये पीडीएफ में दिया है कि सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी और रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी, घुली ऑक्सीजन डी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तथा पीएच मान के आधार पर करते हैं। नदी प्रदूषण की जांच सामान्यतः बीओडी द्वारा की जाती है। तो जल प्रदूषण के लिए ये आपके 4 ऑप्शन बताए गए हैं, बीओडी, सीओडी, डीओ और पीएच मान, इनके आधार पे हम करते हैं। लेकिन वहाँ नदी प्रदूषण के लिए स्पेशली बीओडी का नाम आता है। तो नदी प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बीओडी का संबंध किससे है? नदी प्रदूषण की जाँच से। तो उसका आंसर होगा नदी प्रदूषण। तो समझ गए आप, ये आंसर हो गया। गंगा एक्शन प्लान, जीएपी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भी बहुत बार रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984, 1985, 1992, 1995। तो इसका आंसर आप सही से टिक करें। मैं बताऊं तो इसका आंसर है 1985। देखिए, इसको भी मैं दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखेंगे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। अगला है, किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है।
तो वो साल बताना है जब ये जो हमारा CGA का नाम बदल के NRCA कर दिया गया था। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है 1995। तो स्टैटिक हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप रट करके याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ओके, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर है 1974। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो 2014, 15, 13, 16 कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी सरकार की पहली सरकार आई थी उसमें शुरुआत में ही 2014 में ये नमामि गंगे, जून 2014 में ये जो है नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था गंगा नदी के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप रट लीजिएगा, इनको बिल्कुल आप जो है नेग्लेक्ट मत करिएगा। यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बताना है। 4 यहाँ ऑप्शन है, आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट, पारा। आपको पता है तो अब बताइए। ओके, यहाँ इसका सही आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट की मात्रा जब जल में, नाइट्रेट एक प्रदूषक है जल का, और जब ये नाइट्रेट की मात्रा जल में ज़्यादा होती है तो फिर वो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, जिसमें इसके समान लक्षण होते हैं। बच्चों का शरीर पीला पड़ने लगता है, इसलिए इसका नाम नीला पड़ने लगता है, इसलिए इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। मिनी माता रोग का कारक है। मिनी माता रोग तो बहुत फेमस है, इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होके पूछा गया है। तो मिनी माता रोग का कारक क्या है। मिनी माता रोग का कारक है पारा। इटाई नामक रोग जल की किस अशुद्धि से होता है। ये भी कई बार इटाई नामक रोग भी कई बार पूछा गया है। ये किस जल की अशुद्धि है, जल की किस अशुद्धि के कारण पूछा था, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कैडमियम। ये कैडमियम की मात्रा जब जल में होती है तब इटाई नामक रोग होता है। ब्लैकफुट नामक रोग का संबंध किससे है। ब्लैकफुट, आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम या पारा। तो इसको भी आप याद रखिए, इसका सही आंसर है आर्सेनिक। अब देखिए 110 dB का संबंध, सॉरी एक क्वेश्चन है डीबी का संबंध है किससे है। प्रकाश से, ध्वनि से, जल से, मृदा से। ये डीबी है क्या। ये डेसिबल का सिंबल है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मापक है। तो आप समझ गए किससे संबंध इसका संबंध है ध्वनि से। मानव की श्रव्य परास कितनी होती है। श्रव्य परास का मतलब ऑडिबल रेंज, इंग्लिश में कहते हैं ऑडिबल रेंज, यानी सुनने की क्षमता। श्रव्य परास कितने हर्ट्ज तक होती है। 20,000 से 20 लाख करके, या फिर 20 से 20,000, 20 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ये तो बहुत कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मानव का ऑडिबल रेंज होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पराश्रव्य है, मतलब इनको हम सुन नहीं सकते हैं। और जो 20 से नीचे होता है वो भी क्या होता है, ये भी जो है इसको हम नहीं सुन सकते हैं, इनको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, है ना। तो ये सब आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। यहाँ आप देखेंगे तो मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इसे ही मानव का श्रव्य परास कहा गया है। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इसे मानव नहीं सुन सकते, जबकि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं पराश्रव्य 20,000 से ऊपर रहेंगी। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, संकेत भेजने में, कल कारखानों की चिमनियों की काली हटाने में, दूध के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को हटाने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग होता है। तो ये इतना पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन के लिए अगला डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। आगे दिया गया है WHO द्वारा दिन के लिए ध्वनि की उच्चता कितनी निर्धारित की गई। ध्वनि की तीव्रता दिन के लिए कितनी है, 45 डेसिबल, 35 डेसिबल, 40 डेसिबल या 45 डेसिबल। सॉरी 45 दो बार दिया गया है तो इसको आप जो है 50 मान लीजिए, हालांकि दोनों गलत है। सॉरी ये दोनों आपका सही है, 45 डेसिबल ही होगा। 45 यहाँ भी लिख गया है गलती से, इसको 50 लिखना था। तो देखिए दिन के लिए जो WHO ने मानक तैयार किया है वो दिन के लिए 45 डेसिबल है और रात के लिए 35 डेसिबल है।
देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये WHO द्वारा ध्वनि की उच्चतम 45 डेसिबल दिन के लिए और 35 डेसिबल रात के लिए निश्चित की गई है। बाकी ध्वनि की चाल मैंने 332 मीटर प्रति सेकंड बता दिया है। बाकी ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कुछ विभिन्न ध्वनियाँ हैं, फुसफुसाहट, टाइपराइटर, सामान्य बातचीत, जोर से चिल्लाना, शेर की दहाड़, जेट इंजन की आवाज़, असहनीय शोर, रॉकेट इंजन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इन पे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किस चीज़ की डेसिबल कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के या PDF में जो दूंगा उसको लेकर के आप इसको याद कर लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन ही इसी पे है, सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो अगर आपने अभी देखा हो तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि सामान्य बातचीत की जो ध्वनि तीव्रता है वो 60 डेसिबल मानी जाती है, 60 डेसिबल मानी जाती है। और ये असहनीय शोर में आता है 90 डेसिबल, है ना। फुसफुसाहट ये होता है, ये टाइपराइटर की आवाज़ होती है। तो ये भी जस्ट मैंने वहाँ दिखाया आपको। तो ये इतना ही है इसमें, और ऐसे ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 मिनट से 15 मिनट के बीच के वीडियोज़ रहेंगे, लेकिन इसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं और इनको आप देखें। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उसको देखने के लिए, उसको नोट करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं वो PDF आपको इसमें मिल जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी टाइप की परीक्षाओं में पर्यावरण पारिस्थितिकी का विशेष रोल होता है। तो चाहे जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप तैयार करते चलें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते चलें। बाकी और सीरीज जो कंपटीशन की है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और उसको भी मैं इसी तरीके से तैयार कराने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।